हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने केमिकल काइनेटिक्स में पहला वीडियो पढ़ लिया था जिसके अंदर में हमने वेगों के प्रकार पढ़ लिए थे। वेग 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे आपके? औसत वेग, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। ठीक है, आज उसके आगे का सेकंड वीडियो पढ़ते हैं अपन। आज हम पढ़ते हैं अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका। अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका, प्रदर्शित करने का तरीका। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन किसी भी रिएक्शन को किस तरह से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखेंगे अपन या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दे रखा है AA प्लस BB इक्वल्स टू, ठीक है ना, CC, यानी क्रिया कारक कौन है? A और B हैं, कैपिटल A और कैपिटल B हैं। ठीक है, इसके मोल कितने हैं? A, इसके मोल कितने हैं? B, और ये C है, C के मोल कितने हैं? स्मॉल c है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है? देखो, लिखा जाएगा, ये क्रिया कारक है तो लिखा जाएगा d/dt, d/dt। क्रिया कारक है A, बात सही है। मोल कितना है? A है ना, तो बटे में आ जाएगा 1/A। साइन लगाएंगे माइनस का। माइनस का लगने का मतलब ये है कि भाई ये क्रिया कारक है, इसलिए समय के साथ इसकी सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। बराबर क्या लिखेंगे? वही d/dt कंसंट्रेशन ऑफ B, साइन लगाएंगे माइनस का। ठीक है भाई, लेकिन कितने हैं इसके, कितने मोल हैं? तो B है तो 1/B आ जाएगा, 1/B। ऐसे ही इक्वल्स में d/dt कंसंट्रेशन ऑफ C है। ठीक बात है ना, मोल कितने हैं? C, तो क्या आ जाएगा? 1/C। अब ये उत्पाद है इसलिए मैं साइन प्लस का लगाऊंगा। आ गई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिखता हूँ 2A प्लस 1/2B इक्वल्स में 3C। ठीक है, तो इसको कैसा लिखा जाएगा? d/dt कंसंट्रेशन ऑफ A, दो मोल है तो कितना आ जाएगा? 1/2, साइन लगा देंगे माइनस का, क्योंकि क्रिया कारक की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है ना, ये जो मोल होते हैं अपॉन में चले जाते हैं। इक्वल्स में क्या हो जाएगा? d/dt कंसंट्रेशन ऑफ B। अब ये 1/2 है तो 1/2 1 के बटे में आएगा, ऐसा तो 2 पर आ जाएगा, तो इस पर क्या लिखेंगे अपन? 2, साइन वही माइनस का लगाएंगे। ठीक है भाई, इसी तरीके से d/dt कंसंट्रेशन ऑफ C, ये 3 मोल है तो 1/3, साइन किसका लगाएंगे अपन? प्लस का। ठीक है भाई, तो ये तो हो जाती है क्रिया कारकों के विलुप्त होने की दर, क्रिया कारकों के विलुप्त होने की दर, और ये हो जाता है उत्पाद के प्रकट होने की दर, प्रकट होने की दर। ठीक है ना, या मैं इसको यूँ कहूँगा कि निर्माण की दर, या मैं कहूँगा आपकी बनने की दर। ठीक है भाई, तो किसी भी रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात ठीक है ना? मैंने 2 एग्जांपल समझाए आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अपने को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक रिएक्शन है, एक प्रॉब्लम है हमारे पास। ठीक है, N2 + 3H2 इक्वल्स में 2 अमोनिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में कह रखा है आपको नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, आपको कह रखा है इसमें नाइट्रोजन के विलुप्त होने की जो दर है वो दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपको? ये रिएक्शन है, इसमें क्या रखा है? नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर 2 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो ज्ञात करिए, तो ज्ञात करना है आपको हाइड्रोजन के प्रकट होने की दर, हाइड्रोजन के प्रकट होने की दर और अमोनिया के प्रकट होने की दर। बात ठीक है ना? हमें हाइड्रोजन बनाना है और हमें अमोनिया बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिएगा कैसे। सबसे पहले तो इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करिए, कैसे लिखा जाएगा इसको। ठीक है, तो इस रिएक्शन को मैं कैसे लिखूंगा देखना, -d/dt कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बराबर -1/3 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बराबर प्लस का 1/2 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, चलिए अब हमें नंबर A ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है हाइड्रोजन के प्रकट होने, हाइड्रोजन के यहाँ पर क्या है? विलुप्त होने की दर है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन के क्या है? ये विलुप्त होने की दर है और अमोनिया के प्रकट होने की दर है। ठीक है, तो हमें
हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर पढ़नी है तो पहले आप एक बार इसकी तुलना कर लीजिए आपस में। तो देखेंगे अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, माइनस का 1/3 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू माइनस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। बात सही है। आपको इसका मान दे रखा है वोरा, मैं क्या लिखूंगा 2 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1/3। बोलो बात सही है ना। हमें यही चीज़ तो ज्ञात करनी है, ये वाली चीज़, यही तो है हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। तो क्या होगा, माइनस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 6 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दिस इज द फर्स्ट आंसर। बात सही है ना। तो इस तरीके से हमने इन दोनों की तुलना कर ली है। हमको N2 के विलुप्त होने की दर दे रखी है भाई, ये वाली विलुप्त होने की दर दे रखी है 2 × 10⁻⁴। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, माइनस d/dt हाइड्रोजन, यही तो है हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। बात सही है कि नहीं है, बस इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब अपने को ज्ञात ये करना है अमोनिया के बनने की दर। तो आप चाहो तो इसको इससे रिलेट कर दो या आप चाहो तो इसको इससे रिलेट कर दो, क्योंकि इक्वेशन बराबर है। चलिए मैं फर्स्ट वाले से कर देता हूँ वापस ताकि इजी रहे। ठीक है ना, नंबर बी, ये हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है ना, d/dt कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इक्वल्स में क्या है माइनस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये वाली वैल्यू आपको गिवन है 2 × 10⁻⁴। हमें ज्ञात क्या करना है, प्लस का d/dt कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, हमें ये तो ज्ञात करना है, इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 यहाँ आ जाएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, अमोनिया के प्रकट होने की दर। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बात सही ना। तो बहुत सिंपल है, किसी भी रिएक्शन के अंदर में किसी के बनने की दर या किसी के खत्म होने की दर पूछें तो पहले उस अभिक्रिया को लिखिए, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं और फिर उसकी तुलना कर लीजिए। ठीक बात है ना। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके पास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अपना आता है वेग नियतांक। ठीक है, क्या आता है, वेग नियतांक। इसी को अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रेट कांस्टेंट। ठीक है, आइए देखिए समझिए। देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है A + B इक्वल्स में क्या बन गया आपका, उत्पाद। क्या बन गया, उत्पाद। ठीक है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, किसके नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। हमने 11वीं में पढ़ा है, कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ा है, साम्य चैप्टर के अंदर में पढ़ा है ना। तो आइए देखिए, तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, आर रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके क्रियाकारकों ए और बी, उसके क्रियाकारकों की सांद्रता, जैसे बड़े ब्रैकेट में बंद करूंगा क्या हो जाएगा, सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। आ गया समझ में। बहुत सिंपल सी बात कहा है मैंने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती निशान को हटाएंगे तो अपने को कुछ ना कुछ स्थिरांक लगाना होगा। यहाँ पर ही के क्या है, वेग नियतांक है। क्या है यहाँ पर, वेग नियतांक है। ठीक है, अब अपन यहाँ से इस वेग नियतांक की परिभाषा निकालेंगे। यदि क्रियाकारक और क्रियाकारकों की सांद्रता में कितना ले लूँ, 1 मोलर ले लूँ, यानी 1 मोल पर लीटर ले लूँ। बात सही है ना। तो यदि, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या इसको मैं सीधा क्या लिख दूँ, 1m, 1 मोलर। बात सही है ना। तो क्या यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या R बराबर K नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, कुल मिला के किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई होती है, इकाई का मतलब 1 मोलर होती है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई होती है तो उस समय उस अभिक्रिया का वेग ही उसका वेग नियतांक कहलाता है। अगर ये सब आगे बात समझ में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो तो उस समय उस अभिक्रिया का वेग ही
उसका वेग नियतांक कहलाता है। बात सही है ना? इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई हो या 1 मोलर हो तो उस समय उस अभिक्रिया का वेग ही उसका वेग नियतांक कहलाता है। बात सही है? तो हमें वेग नियतांक की परिभाषा समझ में आ गई। यहाँ पे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक बात है। अब अपन निकालते हैं वेग नियतांक की इकाई। ठीक है, आइए। तो वेग नियतांक की इकाई कैसे निकाली जाएगी देखिएगा। ठीक है, हमें निकालनी है वेग नियतांक की इकाई। ठीक है, कैसे निकालेंगे अपन? आइए देखिए, बहुत सिंपल है। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूँगा। ठीक है, ये ए है प्लस बी है और यहाँ से क्या बन गया आपके पास? उत्पाद बन गया। ठीक है, ओके। मैंने इसके कितने मोल लिए? N1, इसके मोल कितने लिए? N2। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो जो मोल होते हैं पावर में चले जाते हैं, N1 N2। ठीक है, ये जो क्रिया कारकों के मोल होते हैं कहाँ चले जाएंगे? पावर में। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट को यहाँ से समानुपाती को हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे K, तो A N1 और ये B क्या हो गया? N2। बात ठीक है ना? चलिए, अब हमें R की इकाई पता होती है, वेग है। वेग की इकाई क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इक्वल्स में क्या हो जाएगा? ये K है, क्रिया कारक A है, इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर N1, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर N2 हो जाएगा। यहाँ से K निकालें, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इक्वल्स में K। ये आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाया करती हैं। वो क्या हो जाएगा? डेल्टा N लिख दूँ इसको मैं। ठीक है, हमें K निकालना है तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स, ये आ जाएगा डेल्टा N। कोई दिक्कत बोलो? बात सही है ना? इसको मैं क्या कर लूँ? ये ऐसे ब्रैकेट बंद कर लूँ। ये जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो K क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस डेल्टा N सेकेंड इनवर्स। बात ठीक है कि नहीं है? यहाँ तक आ जाएगा? ठीक है। अब देखेंगे आगे क्या हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? K इक्वल्स टू मोल की घात 1 माइनस डेल्टा N लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा N माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई निकालने का फॉर्मूला। मोल 1 माइनस डेल्टा N लीटर डेल्टा N माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। करना क्या है आपको? इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना? ये समीकरण आपको याद है तो अपना जो काम है वो सिंपल हो जाएगा। देखेंगे कैसे। अब देखते हैं, अपन बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है ना? कौन सा है? शून्य कोटि अभिक्रिया। इसको अपन बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्या अलग अलग कोटियां होंगी, अलग अलग कोटि के लिए आपसे वेग नियतांक की इकाई पूछेंगे। ठीक है, तो शून्य कोटि का मतलब होता है डेल्टा N के वैल्यू 0। ठीक है, तो K कैसे निकालेंगे? मोल है। ठीक है, इसकी घात 1 माइनस डेल्टा N है, लीटर है, डेल्टा N माइनस 1 है, सेकेंड इनवर्स है। तो यहाँ पर N की वैल्यू 0 है तो मोल 1 माइनस 0, लीटर 0 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गई आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई। ऐसे आपसे पूछेंगे फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि के लिए पूछेंगे तो उसके लिए डेल्टा N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो K निकालोगे तो क्या हो जाएगा? मोल 1 माइनस डेल N कितना है? 1 है, 1 माइनस 1, लीटर डेल N कितना है? 1 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। तो K क्या आ जाएगा? मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, सेकेंड इनवर्स। जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या हो जाती है? सेकेंड इनवर्स। बात ठीक है ना? ऐसे आप फिर सेकेंड ऑर्डर की निकाल लोगे। ठीक है, कैसे निकलेगी? डेल्टा N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। K निकालेंगे तो मोल 1 माइनस, ये देखो 1 माइनस डेल N है तो 1 माइनस 2, लीटर 2 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। K क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स
लीटर सेकंड इनवर्स। ऐसे ही आप है ना किसकी निकाल लेंगे, थर्ड ऑर्डर की निकाल लेंगे। बात ठीक है ना। तो ऐसे आप जीरो ऑर्डर थर्ड के लिए अपन क्या रखेंगे, डेल्टा एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो आपका आ जाएगा। बात सही है ना। तो ये तो होते हैं जब क्रियाकारक उत्पाद आपके क्या होते हैं, लिक्विड वाले होते हैं, ठीक है। या किसी ठोस को आपने द्रव में घोला है तो क्या वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है, ठीक है ना, यानी सांद्रता के बारे में बात चलती है। लेकिन अगर मान लो कोई गैस या अभिकारक हो, तो जब आपके पास में कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें क्या है क्रियाकारक कैसे हो, गैसीय हो, तो गैसीय के लिए हमारे पास जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये जो के का फॉर्मूला है, हम इस मोल की जगह क्या मोल लीटर की जगह क्या रख देते हैं, एटमॉस्फेयर। आगे बात समझ में। और सेकंड इनवर्स तो होता ही होता है 1 माइनस डेल्टा एन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन किसी भी जो गैसीय रिएक्शन है उसके लिए अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, वेग नियतांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। बात ठीक है कि नहीं है। तो आज अपन ने जो पढ़ा है वो अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका पढ़ा है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ा है, ठीक है ना, वेग नियतांक की परिभाषा पढ़ी है, और वेग नियतांक के विभिन्न प्रकार की कोटियों के लिए इकाई ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा है, ठीक है भाई। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।